हेलो गाइज, आई एम सुमेर पुदार एंड यू आर वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइज, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑस्मोसिस। सो वी आर गोइंग टू डू ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस इन दिस सिंगल वीडियो। इसमें हम ऑस्मोसिस को काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। And you can also check out our these popular videos. So guys, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इस पे एक पूरा का पूरा वीडियो कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू ऑस्मोसिस इन दिस वीडियो। तो ऑस्मोसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, न्यूमेरिकल्स, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ब्रीफली ऑस्मोसिस के हम ये टॉपिक्स करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से कैसे डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? तो इसके लिए हम एग्जांपल देख रहे हैं इंक इन वाटर का। तो हमारा ये वाटर है और इस वाटर में मैं डालूंगा इंक का ड्रॉप। अब हमें पता है कि क्या होगा जब हम वाटर में इंक का ड्रॉप डालते हैं तो वो इंक स्प्रेड करने लगता है। सो यहाँ पे ये इंक हो गया इस पे स्प्रेड, तो ये इंक हो गया इस वाटर में डिफ्यूज। तो ये था डिफ्यूजन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब डिफ्यूजन का डेफिनेशन, diffusion is spontaneous mixing of solute and solvent to form a homogeneous mixture। तो ये इंक है मेरा सॉल्यूट और ये वाटर है सॉल्वेंट। तो जब हम इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिलाएंगे देन इट विल मिक्स स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ब खुद मिलने लगेगा। ये इंक को जब हमने वाटर में मिलाया तो ये इंक वाटर में खुद ब खुद मिलने लगा। सो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। तो यहाँ पे हो रहा है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of solute and solvent to form a homogeneous mixture। तो ये दोनों इंक और वाटर मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। तो ये है डिफ्यूजन। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब डिफ्यूजन का हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये है, यहां पे मैंने डाल दिया है कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट। यहां पे मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इसके ऊपर हमने डाला डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। तो यहां पे मैंने डाल दिया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले मैंने डाला कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट और उसके ऊपर डाला मैंने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। तो मैंने ये चीज की है। तो डिफ्यूजन में ये होता है कि कंसंट्रेटेड का ज्यादा इंपैक्ट होता है। ये कंसंट्रेटेड डाइल्यूट के साथ मिलना शुरू हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट के साथ मिलने लगा एंड डाइल्यूट भी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मिलते रहेगा। तो यहां पे दोनों तरीके से हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट में मिल रहा है और डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड में मिल रहा है। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक को बोल लो आप सॉल्यूट, एक को बोल लो सॉल्वेंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हमारे को एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दे देंगे। ये तब तक मिलते रहेंगे जब तक लिए एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ना बनाते हैं। तो ये भी हो गया डिफ्यूजन। अब हमें ये समझना है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से कैसे डिफरेंट है, ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो डिफ्यूजन हमने कर लिया, अब बारी है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस होता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। यह है डाइल्यूट सॉल्यूशन और यहां से यहां मूवमेंट होगा। ऑस्मोसिस में डाइल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेटेड की ओर मूव करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट ऑस्मोसिस। पर अब हमें इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करना है, हमें इसे काफी माइन्यूटली स्टडी करना है। अब हम इसके बारे में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। सो दैट इज आवर गोल। सो लेट्स डू इट। तो ऑस्मोसिस होता है हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। जो डिफ्यूजन में मिक्सिंग हो रही थी वो हो रही थी डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट। बट ऑस्मोसिस में डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड ही मूवमेंट होता है।
तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करें। सो ये जो येलो सा लेयर है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो इस बीकर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब इसके एक हिस्से में मैं डालूंगा डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, मैं इसके एक हिस्से में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट डालूंगा और दूसरे हिस्से में मैं डालूंगा कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर मूवमेंट होगा, यानी कि ये है डाइल्यूट, ये है कंसंट्रेटेड। मूवमेंट सिर्फ यहां से यहां होगा, यहां से यहां नहीं होगा। तो इसमें मूवमेंट यहां से यहां होगा, ये डाइल्यूट पार्ट कंसंट्रेटेड में जाके मिलने लगेगा। अभी जो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट है ये वाटर में मिला हुआ है, ये है वाटर और इसमें होंगे कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स। तो इस तरीके का होगा डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें होगा वाटर और साथ में होगा कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स। तो ये मैंने ऐसा इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मैं इनके साइज में डिस्टिंग्विश कर सकूं। जो वाटर होगा उसके पार्टिकल्स छोटे होंगे, बट जो कॉपर सल्फेट होगा उसके पार्टिकल्स बड़े होंगे। तो ये है मेरा डाइल्यूट, ये है मेरा कंसंट्रेटेड और बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहले हम ये डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन बना के लिख लेते हैं यहां पे। तो कॉपर सल्फेट को कहूंगा मैं सॉल्यूट, तो ये जो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं उन्हें मैं कह रहा हूं सॉल्यूट और वाटर को मैं कह रहा हूं सॉल्वेंट। कॉपर सल्फेट को मैं कहूंगा सॉल्यूट, वाटर को कहूंगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन ऐसे ही बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे हमें सॉल्यूशन मिलता है। अब देखते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये है मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और यहां पे है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल्स। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है और वाटर के पार्टिकल्स का साइज छोटा है। अभी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इसमें बहुत फाइन से पोर्स होते हैं और उन पोर्स से सिर्फ छोटे पार्टिकल्स ही निकल सकते हैं, इसमें से बड़े पार्टिकल्स नहीं निकल सकते। तो यहां पे मेरे पास ये बड़े पार्टिकल्स, ये है छोटे पार्टिकल्स। बड़े पार्टिकल्स जब निकलना चाहेंगे तो वो रुक जाएंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बड़े पार्टिकल्स को रोक लेगा और छोटे पार्टिकल्स को जाने देगा। तो यहां पे यही होगा, यहां पे जो कॉपर सल्फेट के ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं निकल पाएंगे। अब ये क्योंकि डाइल्यूट है तो इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें वाटर ज़्यादा है, तो वाटर यहां से इस साइड चला जाएगा। वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस साइड चला जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कंसंट्रेटेड में वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। तो ये जो सॉल्यूट्स हैं वो नहीं निकल पाएंगे, बट इसमें जो भी वाटर प्रेजेंट है वो यहां पे से इधर जा सकता है। बट डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है, कंसंट्रेटेड में वाटर कम होता है, इसके कारण से नेट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो कंसंट्रेटेड का वाटर डाइल्यूट में जा रहा होगा और डाइल्यूट का वाटर कंसंट्रेटेड में जा रहा होगा। बट डाइल्यूट में होता है वाटर ज़्यादा, तो डाइल्यूट का ज़्यादा वाटर इधर जाएगा, तो ज़्यादा मूवमेंट होगा डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारा वाटर का पार्टिकल का नेट मूवमेंट हो रहा है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। अब यहां पे वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा। अब किसी भी कंसंट्रेटेड चीज में अगर आप वाटर डालने लगोगे तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा और इसमें वाटर तब तक एंटर होते रहेगा जब तक ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इस कंसंट्रेटेड में इतना वाटर मिल जाएगा कि ये भी डाइल्यूट हो जाएगा। सो यही हो रहा है, जब दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तब जाके इसमें ऑस्मोसिस रुकेगी। तो ऑस्मोसिस में भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। तो ये था ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस देखते हैं एग के लिए। तो ये रहा मेरा एग और इसे मैंने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक में। तो ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें मैंने डाला एग। अब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस एग के शेल को कंज्यूम करना शुरू कर देगा, वो इसके शेल को कोरोड करना शुरू कर देगा। तो एग और शेल के बीच में एक बहुत ही
फाइन सी लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है. सो दैट लेयर इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो एग को HCl में डालने के बाद इसका शेल खत्म हो जाएगा एंड वी विल हैव अ वेरी फाइन थिन लेयर विच इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस के बारे में हमें यह पता है कि ऑस्मोसिस में डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर मूवमेंट होता है. तो ये है फ्रेश वाटर. इस फ्रेश वाटर में मैंने डाला एग. तो ये वो वाला एग है जिसे हमने HCl में डाला था. HCl में डालने के बाद इसका शेल खत्म हो गया बट हमें एक लेयर मिल गया एंड दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये जो लेयर है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इसमें होगा ऑस्मोसिस. अब इस एग को मैंने डाल दिया फ्रेश वाटर में. इस एग को मैंने फ्रेश वाटर में डाल दिया. अब हम यहां पे भी सेम काम करेंगे. जो HCl वाला एग है उसे हमने यहां पे डाल दिया और इसे मैं डाल रहा हूं सॉल्ट सॉल्यूशन में. अब हम दोनों को देखते हैं. जो फ्रेश वाटर होता है दैट इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू एग और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है दैट इज कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू एग. तो ये है डाइल्यूट, ये है कंसंट्रेटेड. तो ऑस्मोसिस होता है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. तो इस तरीके से वाटर इस एग में घुसना शुरू हो जाएगा. अब एग में क्या होगा, जब वाटर घुसेगा तो ये स्वेल होना चाहिए. तो वही होगा. तो ये एग स्वेल होना शुरू हो जाएगा. अब हम यहां पे देखते हैं. तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये है कंसंट्रेटेड और एग है उसके मुकाबले डाइल्यूट. तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा तो इस तरीके से मूवमेंट होगा. डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे. ये एग के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्ट में चले गए, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में चले गए और एग होने लगेगा श्रिंक. तो ये है ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल. सो लेट्स सी दिस एग. इस एग में वाटर एंटर होने के कारण ये स्वेल हो गया, जिसके कारण से इसमें प्रेशर डेवलप होने लगा. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये है एक हमारा एक्सपेरिमेंट जिससे हमें मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चीज है, ये जो चीज है दैट इज थ्रिस्टल फनेल. और थ्रिस्टल फनेल में हमने डाला है सुगर सॉल्यूशन. ये है कंसंट्रेटेड चीज, इसे हम कहते हैं सुगर सॉल्यूशन. और ये रहा इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहां पे एक ओपनिंग है और यहां पे एक लेयर लगा हुआ है एंड दैट विल अलाउ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ये जो बाकी है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर. तो सुगर सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड, डिस्टिल्ड वाटर होगा डाइल्यूट. तो हमें पता है कि कैसे मूवमेंट होता है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. तो वाटर है डाइल्यूट, सुगर सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड. अब इसके पार्टिकल्स जाने शुरू हो जाएंगे शुगर सॉल्यूशन में. तो वाटर अब शुगर सॉल्यूशन में जाना शुरू हो गया. इसमें वाटर ऐड हो रहा है तो इसमें वाटर लेवल बढ़ जाएगा. तो ये शुगर का जो भी हाइट बढ़ा है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे. जैसे मैनोमीटर में हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, हम थ्रिस्टल फनेल में भी वैसे ही प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं. ये जो वाटर लेवल राइज हुआ है उसके हाइट से मुझे इसका प्रेशर पता लग जाएगा एंड दैट प्रेशर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर. तो पहले था लिक्विड इधर तक, अब लिक्विड है इधर तक. तो ये जो हाइट में बढ़ाव हुआ है दैट हाइट विल गिव अस ऑस्मोटिक प्रेशर. तो प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H rho G. H इज हाइट ऑफ मैनोमीटर. तो ऑस्मोसिस के बाद जितना भी शुगर सॉल्यूशन में हाइट बढ़ा है वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये वो है. रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये जो शुगर सॉल्यूशन का डेंसिटी है दैट इज दिस डेंसिटी एंड G इज ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 9.8. तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा एंड दिस प्रेशर विल बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला. सबसे पहले हम थ्रिस्टल फनेल का हाइट देखेंगे और फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर. अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और एग्जांपल करके देखते हैं. तो ये है मेरे पास एक सेटअप. यहां पे है एक सॉल्यूशन, यहां पे है एक सॉल्यूशन और बीच में है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और ये है पिस्टन और इस पे लगेगा प्रेशर. तो ये रहा मेरा सॉल्वेंट.
इस साइड पे है मेरे पास सॉल्वेंट और इस साइड पे है मेरे पास सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के लिए हम सिंबल यूज करते ए, सॉल्यूशन के लिए हम सिंबल यूज करते एस। सॉल्वेंट होता है डाइल्यूट, सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड। अब ऐसा क्यों? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है और उससे हमारा बनता है सॉल्यूशन। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स, सॉल्यूट, और साथ में है सॉल्वेंट्स। तो यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है, इधर क्या है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो ये होगा कंसंट्रेटेड, ये होगा डाइल्यूट। तो ये मेरा सॉल्वेंट है डाइल्यूट, ये सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड। अब हमें पता है कि ऑस्मोसिस कैसे होता है। ऑस्मोसिस होता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर। तो यही होगा, ऑस्मोसिस हो रहा है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड की ओर। तो इसमें जो वाटर है वो इधर जाना शुरू हो जाएगा और इसके कारण से इस वाटर का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। यहां पे हमारे पास वाटर है, वो वाटर इधर जा रहा है, तो यहां पे जो वाटर है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब यहां पे देखते हैं, ये जो वाटर, इसमें एक्सेस वाटर एंटर हुआ है। अब वो वाटर क्या करेगा? वो यहां पे इस पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाना शुरू करेगा। ये वाटर इधर प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, वो इस पिस्टन पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगा और वो इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल देगा। तो ये जो इस पे प्रेशर लगा है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये यहां पे हुआ था ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ने यहां पे क्रिएट किया ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके कारण ये पिस्टन चला गया ऊपर। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे हो रहा है ऑस्मोसिस और उस ऑस्मोसिस को मुझे रोकना है। मैं नहीं चाहता कि ऑस्मोसिस होए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इस साइड से प्रेशर क्रिएट करना होगा। मैं इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करूंगा कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए। तो हमारे को यहां पे एक बहुत ही मिनिमम प्रेशर लगाना है जो सिर्फ ये ऑस्मोसिस को रोक दे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं पाई या पी। पी या पाई हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। सो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर applied to solution to prevent entry through solvent through semi permeable membrane। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हमें चाहिए कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से कुछ ना आए। सॉल्वेंट से पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर हो रहे थे, मुझे वो रोकना है एंड यूजिंग दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दैट इज द डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के थ्रू जो पार्टिकल आ रहा है उसके एंट्री को रोकता है। So that is what this osmotic pressure is doing। अब चलते हैं हम आगे। अब हम इसका निकालते हैं फॉर्मूला। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं P कह देता हूं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने अप्लाई किया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है दैट विल डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो कि यहां पे बहुत ही थिन सा सॉल्यूशन है, मान लो एस्टोन है या अल्कोहल है, तो उस टाइम हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। और मान लो यहाँ पे कुछ होगा बहुत ही हार्ड सॉल्यूशन जैसे हनी, बहुत ही विस्कस सॉल्यूशन, तब हमें डालना पड़ेगा प्रेशर ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा ये कंसंट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा हमें प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कम टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर कम टेम्परेचर होगा तो कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। एंड अल्टीमेटली ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और उसकी जगह हम एक डालेंगे कांस्टेंट। सो दिस आर इज माई कांस्टेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT।
concentration, solution constant and temperature. So this R is solution constant. तो ये मेरा बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला. अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं. ये जो कंसंट्रेशन है दैट इज बेसिकली माई मोलैरिटी. तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड बाई वी. तो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम. तो मैंने वो लिख दिया एन बाई वी. अब ये रीअरेंज करके लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी. अब आपको ये फॉर्मूला शायद सिमिलर लगे या आपने फॉर्मूला काफ़ी बार देखा होगा. दिस इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन. तो आइडियल गैस के लिए हम ऐसा इक्वेशन यूज करते हैं और सॉल्यूशन के लिए हम इसे कहते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन. सो दिस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू वेंट हॉफ इक्वेशन. और ये ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हमें काम आ सकता है. बट बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही चाहिए. वी नीड दिस फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे हम पी की जगह पाई भी लिखते हैं. कन्वेंशनली ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम पाई यूज करते हैं. सो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी. तो इसे हम अपना मानेंगे फाइनल फॉर्मूला. अब हम देखने जा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस को रिवर्स करना है. ऑस्मोसिस में डाइल्यूट कंसंट्रेटेड की ओर जाता है. सो ये होता है ऑस्मोसिस. रिवर्स में हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस में हम कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की ओर पार्टिकल्स को सेंड करेंगे. ये है कंसंट्रेटेड और ये है डाइल्यूट. तो मैं कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट पार्टिकल्स को मूव कराऊंगा. अब ये हमें कहां पे काम आता है? ये आता है हमें डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. सी वाटर जो होता है ये सी वाटर, इसको मैं करूंगा डीसैलिनेट, यानी कि मैं इसमें से सॉल्ट रिमूव करूंगा. तो ये काम करना है हमें. एक साइड है मेरे पास फ्रेश वाटर, ये है प्योर वाटर, इसे हम पी सकते हैं. और ये है सी वाटर, ये है इम्प्योर वाटर, इसको हम नहीं पी सकते. सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, बहुत सारे सॉल्यूट्स होंगे और साथ में होगा सॉल्ट. तो सी वाटर में मेनली है इम्प्योरिटीज प्लस वाटर. मुझे ये इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए. जैसे कि सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज माई इम्प्योरिटी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वाटर चाहिए. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? ये पार्ट है डाइल्यूट और ये पार्ट है कंसंट्रेटेड. तो ऑस्मोसिस होगा इधर से इधर, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. तो ये होगा ऑस्मोसिस. अब यहां से जो वाटर आ रहा है वो वाटर फ्रेश वाटर है और वो पार्टिकल इसमें स्टोर होना शुरू हो गया. और ये पार्टिकल अब क्या करेगा? वो इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देगा. फिर अगर हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएं, हम सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएं, तो वो इस ऑस्मोसिस को रोक देगा. अगर मैंने इसमें प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, तो वो इस ऑस्मोसिस को रोक देगा और फ्रेश वाटर से सी वाटर में वाटर नहीं आएगा. बट अगर मैंने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया, मैं यहां पे जो प्रेशर लगा रहा हूं दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? ये पिस्टन हम और नीचे नीचे स्लाइड करना शुरू करेंगे, इसे पुश करना शुरू करेंगे और इससे क्या होगा? इसमें होगा रिवर्स ऑस्मोसिस. अब ये सॉल्ट के पार्टिकल्स बड़े होंगे, इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स बड़े होंगे, तो वो तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं जा पाएंगे. बट ये जो वाटर है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर से निकल सकते हैं. तो इंप्योरिटीज सारी इधर ही रुक जाएंगी. सॉल्ट, इंप्योरिटीज, सॉल्यूट, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो इधर रुक जाएंगे और जो प्योर वाटर है वो इधर निकल जाएगा. तो ये चीज हो सकती है. वाटर अब कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की ओर जाना शुरू हो गया. तो इसे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस होता है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट. अभी जो वाटर यहां पे स्टोर हो रहा था वो इधर से बाहर निकल जाएगा. तो यहां से मुझे फ्रेश वाटर मिलने लगेगा. तो ये था सी वाटर, इस पे मैंने लगाया प्रेशर और इसका वाटर हमें यहां पे मिल रहा है एज अ फ्रेश वाटर. तो ये सी वाटर हो गया है डीसैलिनेट. तो दिस इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. इसमें ऑस्मोसिस का ऑपोजिट हो रहा है. तो अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो ये है मेरा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें बहुत थिन से पोर्स होते हैं और उन पोर्स से सॉल्यूट्स नहीं जा पाते, सॉल्यूट्स यहीं पे रुक जाएंगे, बट सॉल्वेंट इसको क्रॉस कर सकता है। सो दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक फिल्टर का काम करता है। अब हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज वेजिटेबल मेम्ब्रेन। तो वेजिटेबल पे जो थिन सा लेयर होता है, दैट लेयर कैन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि टोमेटो, चेरी, इनके ऊपर जो थिन सा लेयर होता है, दैट कैन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा होते हैं कुछ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड। यह है कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इसका जो फ्रेश प्रेसिपिटेट होता है, जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, उस टाइम पे ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा है सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर। तो सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। तो ये वाला है नेचुरल और बाकी की ये तीन हैं आर्टिफिशियल। तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये है एक लिक्विड और लिक्विड में हमने डाला है सेल सैप। अब इस सेल सैप को हम मान लेते हैं डाइल्यूट। ये हमारा सेल सैप डाइल्यूट है और बाहर जो ये लिक्विड है ये है कंसंट्रेटेड। तो ऑस्मोसिस का हमें पता है कि ऑस्मोसिस होता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, तो इसमें यही होगा। तो ये जो सेल सैप है, पार्टिकल्स इससे बाहर निकलना शुरू होंगे। जब इसमें से पार्टिकल बाहर निकलना शुरू होंगे तो ये होना शुरू हो जाएगा श्रिंक। तो ये सेल सैप हो गया श्रिंक। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हमने डाला था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो ये सेल हो गया श्रिंक और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब सेल सैप को हम डालेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में। ये है मेरा सेल सैप और इसको मैंने डाला है इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें मैंने ये सेल सैप को रखा है और ये जो सेल है दैट इज कंसंट्रेटेड। ये काफी कंसंट्रेटेड है। तो सॉल्यूशन है डाइल्यूट, सेल सैप है कंसंट्रेटेड। तो ऑस्मोसिस का ऑर्डर हमें पता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। तो ये जो लिक्विड है अब वो सेल में घुसना शुरू हो जाएगा। तो इसके आसपास है ये डाइल्यूट लिक्विड और ये डाइल्यूट लिक्विड इस सेल में घुस रहा है। तो इसके कारण से क्या होगा, इसमें वाटर घुसने लगा तो ये स्वेल हो जाएगा। तो इसमें सेल हो रहा है एक्सपैंड और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमोलाइसिस। अब इसमें एक्सेस वाटर एड अप होने के कारण इसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर। टर्गर इज प्रेशर डेवलप्ड इन सेल। तो इस सेल में जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसे हम कहते हैं टर्गर। तो ये है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल। तो ये है मेरा एक ट्री और ये है इसके रूट्स। अब रूट्स का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये रूट्स आसपास के वाटर को एक्सट्रैक्ट करके पूरे ट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दैट इज रूट। तो रूट में होता है सेल सैप। ये जो रूट्स हैं इसमें होते हैं सेल सैप्स और वो करते हैं आसपास से वाटर को एक्सट्रैक्ट। तो ये है वाटर और ये है सेल सैप। दिस इज सेल सैप एंड दिस इज वाटर। अब ये जो वाटर होता है ये वाटर है डाइल्यूट, ये सेल सैप है कंसंट्रेटेड। तो इसमें होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है हमेशा डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। तो वाटर का मूवमेंट होगा वाटर से सेल सैप की ओर। तो जितना भी वाटर है वो सेल सैप में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल सैप वाटर एक्सट्रैक्ट करता है और रूट्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो रूट्स हैं इनमें भी होता है ऑस्मोसिस। अब देखते हैं हम फ्लावर्स में। तो जो फ्लावर्स होता है आपने देखा होगा कि वो कभी ओपन होते हैं कभी क्लोज होते हैं। तो वो ओपन और क्लोज क्यों होते हैं? तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं ऑस्मोसिस के कारण। तो इनमें भी होता है प्लाज्मोलाइसिस, हेमोलाइसिस। अगर प्लाज्मोलाइसिस होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, हेमोलाइसिस होगा तो ये ओपन हो जाएगा।
तो इसमें भी हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये है मेरा एक सॉल्यूशन जिसमें मैंने प्रिजर्व किया है रेड ब्लड सेल। तो ब्लड बैंक में ब्लड को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये है ब्लड और ये मैंने डाला है सॉल्यूशन में। तो आरबीसी का अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो वो होगा ये 0.91% ऑफ NaCl। तो इस तरीके से हम आरबीसी के कंसंट्रेशन को देखते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो 0.91% ऑफ NaCl। इसका भी कंसंट्रेशन वही है जो रेड ब्लड सेल का है। तो ये जो सॉल्यूशन है या जो रेड ब्लड सेल है दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। इसका भी है 0.91%, इसका भी है 0.91%, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो ये रहेगा इसमें प्रिजर्व्ड, ये अच्छी तरीके से इसमें प्रिजर्व्ड होगा, ना इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो पाएगा ना हेमोलाइसिस हो पाएगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है और इस तरीके से ये रेड ब्लड सेल प्रिजर्व्ड है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। सो दिस इज आवर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये रहा मेरा रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल होता है 0.91% NaCl। ये हमेशा ही इतना ही रहता है। अब हम देखते हैं इस सॉल्यूशन का। दिस टाइम्स दिस सॉल्यूशन इज लेस देन 0.91% NaCl। तो इसका कंसंट्रेशन यूजुअल से कम है। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट। दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट दिस टाइम। और आरबीसी ये रेड ब्लड सेल है उसके कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा? हमें पता है कि डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है। तो फिर ये जो सॉल्यूशन है वो इसमें घुसना शुरू हो जाएगा। ये सॉल्यूशन इस आरबीसी में घुसना शुरू हो जाएगा और हेमोलाइसिस होगा जिसके कारण से इसमें प्रेशर डेवलप होगा। और प्रेशर डेवलप होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये बर्स्ट हो जाएंगे, ये तीनों आरबीसी बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट है। और उसमें क्या होता है? उसमें आरबीसी स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है। तो अभी तक हमने कर लिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रेड ब्लड सेल और जो सॉल्यूशन होता है दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। और फिर हमने किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये जो रेड ब्लड सेल होता है ये होता है कंसंट्रेटेड और जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डाइल्यूट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे एंड दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये रहे मेरे रेड ब्लड सेल और इसे मैंने डाला है सॉल्यूशन में। अब इस रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन हमेशा ये रहता है। अब हम देखते हैं इस सॉल्यूशन का। दिस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.91% ऑफ NaCl। तो इसका जो कंसंट्रेशन है इसका कंसंट्रेशन यूजुअल से ज्यादा है। इसका रेड ब्लड सेल से ज्यादा कंसंट्रेशन है। रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन होता है 0.91%, पर ये जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन है मोर देन 0.91%। यानी कि ये सॉल्यूशन आरबीसी से ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड और रेड ब्लड सेल है कंपैरेटिवली डाइल्यूट। तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है। ऑस्मोसिस होता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर। तो ये है डाइल्यूट, ये है कंसंट्रेटेड। तो इस तरीके से हो रहा है इसमें ऑस्मोसिस। अब इसके जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल रहे हैं। ये रेड ब्लड सेल के पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा श्रिंक। तो ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट। ये जो सॉल्यूशन है ये काफी कंसंट्रेटेड है आसपास एंड इट इज एक्टिंग एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके कारण रेड ब्लड सेल हो गया है श्रिंक। तो ये था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये भी हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखने जा रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये अभी हमने रेड ब्लड सेल के लिए देखा। अब हम देखते हैं यहां पे ये मेरा सॉल्यूशन 1, ये है मेरा सॉल्यूशन 2, ये है मेरे पास 2 सॉल्यूशन और ये दोनों सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो।
तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, C1 इज इक्वल टू C2, ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर है। तो इन दोनों सॉल्यूशन को मैं कहूंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मुझे कंसंट्रेशन का तो पता लग गया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। अब मैं देखता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो R होता है ये होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, और जो टेम्परेचर है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये दोनों हैं सेम टेम्परेचर पे, दे आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर भी हमने रखा है कांस्टेंट, ये R भी है कांस्टेंट। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो ये जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब हमारे पास यहां पे दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और दोनों का कंसंट्रेशन है बराबर। तो दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है बराबर, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर भी होंगे बराबर। तो ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे जिनका कंसंट्रेशन बराबर हो। ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो ये दोनों हुए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक और चीज हमें क्या पता लगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होता है। तो जितना ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा उतना ही ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा। तो ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब चलते हैं हम आगे। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन 2, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये दोनों है हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन होगा। तो ये होगी पहली चीज। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होते हैं। तो जितना ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा होगा उतना ही ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा होगा। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इधर से बिल्डअप हो रहा है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इधर से बिल्डअप हो रहा है। तो इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी हैं बराबर। तो ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब हम करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस क्वेश्चन में हमें यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का हमें वॉल्यूम गिवन है, उसका हमें स्ट्रेंथ गिवन है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और इन सब को यूज करके मुझे निकालना है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यूरिया के साथ हमें केन शुगर भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यूरिया के साथ केन शुगर मिक्स किया गया है। तो इसका भी हमें वॉल्यूम गिवन है, स्ट्रेंथ गिवन है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और हमें इसका निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास केन शुगर है और केन शुगर के साथ हमने मिलाया यूरिया। यूरिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब और केन शुगर है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। मुझे यूरिया का भी ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए और मुझे केन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए एंड मुझे इसका टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? तो ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, C होता है कंसंट्रेशन, R होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। तो ये दोनों होते हैं कांस्टेंट, इनके वैल्यू की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके बारे में सोचना है, हमें कंसंट्रेशन के बारे में सोचना है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ये। तो आप ये देख सकते हो कि ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। तो मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं। सो दोनों का फॉर्मूला है सेम। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमें केन शुगर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो ये भी चीज हमारे पास है। अब बचा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें मिलेगा स्ट्रेंथ से। ये है 3.42% ऑफ केन शुगर, तो यहां से मुझे वेट मिल जाएगा। सो वेट भी हमारा निकल जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो इससे यूज करके हम निकालेंगे कंसंट्रेशन। अब ये 3.42% का मतलब होता क्या है? अब 3.42% ऑफ केन शुगर का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3.42 ग्राम केन शुगर है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। सो दिस इज 3.42 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ से हमने निकाल लिया वेट। तो ये स्ट्रेंथ की वैल्यू से मुझे मिल गया वेट, एंड आई कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला।
तो वेट भी निकल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकल गया, बचा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास केन शुगर का 100 सेंटीमीटर क्यूब है और साथ में यूरिया का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोनों हमने मिक्स कर दिया है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये दोनों इंटरमिक्स्ड होंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 + 100। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 + 100 एंड दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से मैं केन शुगर का कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ और इसी तरीके से मैं यूरिया का भी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कंसंट्रेशन निकालने का। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यूरिया का निकालता हूं। तो यूरिया का यहां पे दिया हुआ है स्ट्रेंथ है 1.5%। तो यूरिया का वेट होगा 1.5 ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 60 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन तीनों वैल्यू को डाल के मैं यूरिया का कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। तो स्ट्रेंथ था 1.5%, तो उससे मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट मिला 1.5 ग्राम। यूरिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास था 60, तो वो हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200, तो वो भी हमने लिख दिया। तो ये हमने सारे वैल्यूज डाल दिए और इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 1.5/12। तो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंसंट्रेशन नहीं निकालना, हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे पूरा कैलकुलेट करें या ना। तो मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूंगा। आगे है केन शुगर। तो केन शुगर के लिए यहां पे हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है 3.42 ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 342 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200। तो वो हम पुट करेंगे। तो मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल दिया। तो ये केन शुगर के मैंने सारे वैल्यूज पुट कर दिए और इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 1/20। तो इसे भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज मुझे कंसंट्रेशन नहीं निकालना है, मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो कंसंट्रेशन हमने दोनों का निकाल लिया, यूरिया का भी और केन शुगर का भी। अब आगे है सॉल्यूशन कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम देख लेते हैं। टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर है यह हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, यह हमें केल्विन में चाहिए। तो इस टेम्परेचर को मैं केल्विन में चेंज करूंगा। तो उसके लिए मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा 273 के साथ। तो 273 + 20 इट विल गिव अस 293 केल्विन। तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब 293 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारे पास है 293 केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई = CRT। तो कंसंट्रेशन दोनों का हमने निकाल लिया। आर की फिक्स्ड वैल्यू होती है एंड दैट इज 0.082 और टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कर लिया 293 केल्विन। तो इन तीनों वैल्यू को हम पुट करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं यूरिया के लिए और केन शुगर के लिए। तो ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और हमें निकालना है ये यूरिया के लिए और केन शुगर के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं यूरिया से। तो यूरिया का कंसंट्रेशन आया था 1.5/12, तो मैंने वो पुट कर दिया। आर है 0.082, टी है 293, तो वो सारा हमने पुट कर दिया। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 3 एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं केन शुगर। तो केन शुगर में हमारा कंसंट्रेशन आया था 1/20, आर आया था 0.082 और टेम्परेचर आया था 293 केल्विन। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आया 1.2 एटमॉस्फेयर। तो यूरिया के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आया 3 एटमॉस्फेयर और केन शुगर के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आया 1.2 एटमॉस्फेयर। तो यूरिया का है 3 एटमॉस्फेयर, केन शुगर का है 1.2 एटमॉस्फेयर। तो हमारा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस केन शुगर। तो यूरिया का है 3, केन शुगर का है 1.2, तो दोनों को सॉल्व करके आ गया 4.2 एटमॉस्फेयर। तो हमारा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.2 एटमॉस्फेयर। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मिक्स्ड सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंप्लीटली डन। तो ये वीडियो था ऑस्मोसिस के बारे में।
सो ऑस्मोसिस इज कम्प्लीटली डन। हमने ऑस्मोसिस के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड शेयर, and don't forget to subscribe our channel. So I'm Sumir Pudar and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video.